वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, कल के बायो के लेक्चर 1 में हमने कुछ ब्रीदिंग से संबंधित इंट्रोडक्शंस के पॉइंट्स देखे थे। ठीक, जैसे हमने देखा था कि हमारे लिए ब्रीदिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, सांस लेना क्यों ज़रूरी है, ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो सांस लेने से पूरी होती है। और हमने ये भी देखा था कि अपने शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं उसको पूरा होने के लिए जो ऊर्जा होता है वो भोजन से प्राप्त होता है। और इस भोजन को, जो कार्बनिक अणु हम भोजन से ले रहे हैं, उससे ऊर्जा बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी, जिसको हम कहीं ना कहीं श्वसन के से पूरा करते थे। ये पूरा सप्लाई वाला खेल है फ्रेंड्स। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे शरीर को होता है और वहाँ से फिर एटीपी बनता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हमने कल समझा था। इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर इसमें नए नए एस्पेक्ट्स, नए नए डायमेंशंस को देखने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यहाँ पे उसका हैंडल दिया गया है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले सभी लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए हम कोई सी चीज़ लेके आ पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कहा गया है, द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज़ ब्रीदिंग। जी हाँ, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप नोट डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। क्योंकि नोट करने के लिए तो बस एक ही पॉइंट है ना, लेकिन समझने के लिए ढेर सारा चीज़ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कहा गया है, द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज़ ब्रीदिंग। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, अच्छा ध्यान रखिएगा, श्वसन मतलब ये नहीं कि बस ऑक्सीजन ले लिया। श्वसन में वो सभी प्रोसेस शामिल होता है जिसमें ऑक्सीजन लेना से लेके फिर उससे एनर्जी वगैरह बनना, फिर वहाँ से CO2 को शरीर से बाहर रिलीज़ करना, ये सारा होता है। तो इस बड़ी ही कॉम्प्लिकेशंस इस प्रोसेस में होती है, लेकिन इस प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ऑक्सीजन को हम इन करते हैं, ऑक्सीजन को अपने शरीर में लेते हैं, वहाँ से इस प्रोसेस की शुरुआत होती है। समझ रहे हैं ना? जब ऑक्सीजन जाएगा तभी तो श्वसन का पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसलिए लिखा गया है, द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज़ ब्रीदिंग। जो सांस ले रहे हैं क्या, ऑक्सीजन, वहीं से श्वसन की शुरुआत होती है और ये श्वसन का पहला चरण होता है, पहला शुरुआत होता है ये। ठीक, आगे देखते हैं। द फूड सब्सटेंस विच इज़ इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एग्जाम्पल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, एट्सेट्रा। ठीक, अच्छा, ग्लूकोज के बारे में, एमिनो एसिड के बारे में, फैटी एसिड के बारे में, किस प्रकार से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ये सभी चीज़ हम एक अलग लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे कि बहुत ही डिटेल में इनके बारे में पढ़ा जा सके। अभी यहाँ समझते हैं, इसका हिंदी दिया गया है, वह खाद्य पदार्थ जो श्वसन में शामिल होता है उसे श्वसन क्रियाधार कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, एट्सेट्रा। कहने का मतलब है कि जब आप सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन अपने शरीर को सप्लाई हो रही है, ठीक, उसका उपयोग कोशिका जो है वो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पन्न करने के दौरान जो ऑक्सीजन लिए, ऊर्जा, या फिर जो कार्बनिक अणु हमने भोजन के रूप में ग्रहण किया, जैसे ग्लूकोज हो गया या दूसरे जो उससे संबंधित मटेरियल्स हैं, ये सभी क्या है? तो ये कार्बनिक अणु श्वसन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इन कार्बनिक अणु को हमने क्या कहा? श्वसन क्रियाधार कहा, क्योंकि ये श्वसन से सीधे सीधे संबंधित थे। इंग्लिश क्या था? तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसका इंग्लिश होता है श्वसन क्रियाधार। ठीक है, समझ आ गया? इतना सिंपल सा मतलब है कि श्वसन से जो भी भोज्य पदार्थ के अणु, जो भोजन से हम ग्रहण करते हैं, वो खाद्य पदार्थ से ग्रहण करते हैं, वो संबंधित अगर है तो उसे श्वसन क्रियाधार कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिसका हिंदी होता है श्वसन अंग।
मैं हर चीज़ का हिंदी इंग्लिश दोनों कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हिंदी होता है श्वसन अंग। ठीक है, अब इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू द बॉडी स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट ब्रीदिंग मैकेनिज्म वेरीज। कह रहा है कि आपके शरीर के बनावट के हिसाब से, मतलब आपके मतलब सभी ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के शरीर के बनावट के हिसाब से तथा वो जहाँ रहते हैं आवास, उसके हिसाब से जो श्वसन अंग है, जो उनके श्वसन की प्रक्रिया है, ये सभी कहीं ना कहीं भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। हिंदी लिखा गया है, शरीर की संरचना और आवास के अनुसार श्वसन तंत्र में भिन्नता पाई जाती है। जैसे आप मेंढक को जानते हैं, एम्फीबियंस है ना, उभयचर है। तो मेंढक में एक बार एग्जांपल लीजिए, मेंढक का एक बार खुद का ले सकते हैं आप, तो देखेंगे कि दोनों के श्वसन अंग के साथ साथ श्वसन तंत्र, श्वसन मैकेनिज्म जो है, इस दोनों में अंतर पाया जाता है। जैसे जब मेंढक जल के अंदर होता है तो वो श्वसन की प्रक्रिया अपने स्किन से ही पूरा कर लेता है, लेकिन जब वहीं वो ज़मीन पर होता है, जल से बाहर होता है, तो नॉस्ट्रल से पूरा करता है, लंग्स उसमें काम करने लग जाते हैं, है ना। जबकि अगर इंसान को देखें तो आप कहीं भी रहें, लेकिन अगर सांस लेंगे तो उसमें लंग्स का उपयोग करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं होता है। तो ये परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर का बनावट अलग है और साथ ही हमारा और मेंढक का आवास भी अलग अलग है। वो कहीं भी रह सकता है, जल में या थल पे, कहीं पे भी, लेकिन हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि हम जल में नहीं रह सकते हैं, तो अब आप लोग मुझे ये नहीं कहेंगे कि सर हम जल में रहते तो हैं सबमरीन में, वो केस अलग है। सबमरीन में रहते हैं लेकिन हम उस तरीके का इन्वायरमेंट बना के रहते हैं जैसे हम ज़मीन पे रह रहे हैं। हम ओपन बिल्कुल बिना किसी सपोर्ट के जल के अंदर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक्स्ट्रा लॉजिक यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए गए हैं और ऑर्गेनिज्म का दूसरी तरफ नाम लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एक तरफ हो गया और अपने जिस अंग का उपयोग वो सांस लेने के लिए करते हैं उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि मछली किससे सांस लेती है, 10th का बहुत ही एक ज़बरदस्त जाना पहचाना क्वेश्चन है, तो आपका आंसर बिना कुछ सोचे समझे आएगा, गिल्स। ठीक है, तो फिर इंसान किससे सांस लेता है, तो अब यहाँ मत बोल देना सर जी गिल्स, इंसान गिल्स सांस नहीं लेता है, हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, हम लंग्स यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि फलाना जो ऑर्गेनिज्म है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसन अंग कौन सा होता है, या कई बार आपको मैच द फॉलोइंग करके दे देता है कि आपको कॉलम को मैच करना पड़ता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। पहला है मॉइस्ट स्किन लंग्स, मतलब नम त्वचा और फेफड़ा। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपने नमीदार त्वचा का और फेफड़ा का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, तो दूसरी तरफ लिखा गया है एम्फीबियंस, उभयचर। जैसे मेंढक, मेंढक को आप कभी भी देखिए, किसी भी हाल में कहीं पे देखिए, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेंढक ना धूल में पूरा अपने आप को लपेटे हुए है, पूरा धूल से भरा पड़ा है, ऐसा नहीं दिखेगा। मेंढक को आप जिस भी हालत में देखिएगा आपको ऐसा लगेगा कि वो उसमें उसके स्किन पे ना काफ़ी नमी है, पानी की मात्रा वहाँ ज़्यादा है उसके स्किन पे, किसी भी मौसम में कहीं भी देखिए। ठीक है, चाहे वो पानी में हो चाहे पानी में ना हो। तो जो उभयचर होते हैं, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर होते हैं, लेकिन मोस्टली जो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है तो क्या होता है, तो मॉइस्ट स्किन, नम त्वचा और फेफड़ा होता है। ठीक है, अगला है इंटायर बॉडी सरफेस। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो श्वसन की क्रिया में अपने पूरे शरीर के सतह का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा यूनिक है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो संपूर्ण शरीर के सतह का इस्तेमाल करने वाले श्वसन तंत्र के रूप में कौन से होते हैं, तो यहाँ स्पॉन्ज, सिलिंड्रेट्स एंड फ्लैटफॉर्म। ठीक है, इसका हिंदी कुछ होता नहीं, स्पॉन्ज का स्पॉन्ज होता है, सिलिंड्रेट का भी वही होता है, और फ्लैट वार्म का होता है चपटा कृमि। तो इतना हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑर्गेनिज्म है, अच्छा इसमें बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो किस ऑर्गन का यूज़ करते हैं, तो अपने पूरे शरीर का सतह ही यूज़ कर लेते हैं श्वसन को पूरा करने के लिए।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म होंगे ना, उनका श्वसन तंत्र बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा। लेकिन अगर बहुत ही अच्छे से डेवलप ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बीइंग, तो सबके लिए एक वेल डिफाइंड सिस्टम पाया जाएगा। ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा वेल डिफाइन होगा, लेकिन छोटे ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। तीसरा है स्किन, कि अपनी त्वचा का इस्तेमाल कौन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अर्थवर्म। जो केंचुआ आप देखते हैं ना, केंचुआ बहुत सारा निकलता है, स्पेशली जब बारिश का मौसम होता है, तो ये केंचुआ अपने स्किन का, अपने त्वचा का इस्तेमाल श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैकियल सिस्टम, श्वास नली प्रणाली, इसका उपयोग इंसेक्ट्स करते हैं। जो कीट होते हैं ना, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो इनका उपयोग करते हैं श्वसन तंत्र के लिए। ठीक, अगला है गिल्स। ये तो आपको पता ही होगा, मछली हो गया या एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स हो गया। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। गलफड़ इसका हिंदी होता है। ठीक है, लेकिन आपसे कई बार हिंदी या इंग्लिश किसी भी माध्यम में गिल्स को गिल्स ही लिख देता है, तो इंग्लिश इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है लंग्स, कि फेफड़ा का इस्तेमाल कौन करता है? तो ये तो बिल्कुल कॉमन सा आंसर है मैमल्स। जो स्तनपायी होते हैं वो सांस लेने के लिए फेफड़ा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्तनपायी को कैसे पहचानेंगे? तो जिनके कान का जो बाहरी हिस्सा है, कर्ण पल्लव जिसको बोलते हैं, अगर वो शरीर से बाहर की ओर निकला हुआ है तो स्तनपायी होगा। जैसे इंसान को ही देख लीजिए, कान जो होता है ना, बाहरी हिस्सा कर्ण पल्लव जिसको बोलते हैं, वो शरीर से बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये एक निशानी होती है स्तनपायी की। ये सारे स्तनपायी में ऐसे ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर से याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आगे भी हमेशा ये पूछे जाते रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन प्रणाली। ठीक, पहला पॉइंट है, अब यहाँ हम इंसान की बात करने जा रहे हैं कि इंसान सांस लेता है तो उसका मैकेनिज्म क्या क्या है, कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, किस प्रकार से काम करता है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटीज, लैरिक, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। हिंदी है, मानव श्वसन प्रणाली में बाहरी नथुने, नाक गुहा, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई तथा ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ये मेन ऑर्गन्स का नाम रखा गया है कि ये सभी मिल के पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसान का तैयार करते हैं, श्वसन तंत्र तैयार करते हैं। क्लियर है ना? श्वसन अंग बहुत सारे छोटे छोटे हो सकते हैं जो मिल के क्या बनाते हैं? श्वसन तंत्र बनाते हैं। अगला पॉइंट है, ये सब के बारे में एक एक करके हम अभी देखने वाले हैं, जस्ट आने वाला है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स विथ अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल विच लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। हिंदी है, श्वसन प्रणाली बाहरी नथुने की एक जोड़ी से शुरू होती है और नाक के मार्ग से एक नाक कक्ष की ओर जाती है। जी हाँ, इसको इतना स्टैंडर्ड लैंग्वेज में देखने के बदले साधारण लैंग्वेज में समझ सकते हैं। आप सांस लेते हैं तो नाक का जो बाहरी हिस्सा है, देखते हैं एक जोड़ी लिखा गया है ना, लिख रहा है बाहरी प्रणाली नथुने की एक जोड़ी से शुरू होती है, क्योंकि सांस लेने के लिए जो छिद्र बना हुआ है वहाँ से बात करी जा रही है। तो ये होता है इंसान का शुरुआती जो श्वसन तंत्र होता है उसका हिस्सा। जो एक्सटर्नल हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है, शरीर से बाहर की तरफ दिख रहा है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार यहाँ फोटो लगा हुआ है, बिल्कुल एनसीईआरटी का एज इट इज़ चिपका दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सब ऑर्गन्स एक एक करके आपको दिख रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये पूरा श्वसन तंत्र एक इंसान का बनाया गया है। ठीक है, इसका फोटो आपको बनाना पड़ेगा, डायग्राम कई बार पूछ चुका है। यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये बिल्कुल नीचे की तरफ, जिसको मैं रेड ये से घुमा रहा हूँ कर्सर से, ठीक है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये क्या होता है? तो एक बेस होता है जिस पे दोनों लंग्स को ले आकर रख दिया जाता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं दोनों लंग्स के बीच में बिल्कुल रेड कलर का ये होता है हार्ट, हृदय। ठीक, जो ये वाला हिस्सा है देख रहे हैं, एक बड़ा सा पाइप आके इस तरफ ये घुमा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी लाल कर्सर घुमा रहा हूँ, है ना, इसको बोलते हैं ब्रोंकियो। और जो ये छोटे छोटे हिस्से यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। और ये जो छोटा वाला है ना, ये वाला, ये पता है क्या है?
ये आपके शरीर का साउंड बॉक्स है। जी हाँ, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ये आपके शरीर का साउंड बॉक्स है। आप जो बोलते हैं वो वहीं से सब कुछ डिज़ाइन होता है, ठीक है? इस तरीके से हमारे शरीर का पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि एक-एक करके इन सभी के बारे में देखेंगे। आई होप कि आपको आज का ये सभी चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।